प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं विषय गणित में नई पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 1 गणित में पैटर्न का संपूर्ण हल देखेंगे, जिसके अंतर्गत संख्याओं में पैटर्न, संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन, संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध, आकारों में पैटर्न और संख्या अनुक्रमों से संबंध, और इसी के अंतर्गत आइए पता लगाएं कि सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। गणित क्या है? गणित पैटर्नों अर्थात प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्नों उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने आदि में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यह मौसम चक्र को समझने एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भी हमारी सहायता करते हैं। तो चाहे खेल हो, चाहे खाना बनाना हो या खरीदारी हो, इन सब में प्रौद्योगिकी हो, इन सब में पैटर्न का उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें खाना बनाना है और चावल पकाना, तो अगर 1 गिलास चावल लिया तो हमने 1 गिलास पानी उसमें मिलाया। यदि हम 2 गिलास चावल लेंगे तो 2 गिलास पानी मिलाएंगे। इसी तरह यदि खेल में मान लीजिए 1 ओवर लिया गया तो 6 बॉल हुई, और अगर 2 ओवर होगा तो कितनी बॉलें हो जाएंगी? 12 गेंदें हो जाएंगी, यानी 12 गेंदें हम फेंकेंगे। तो इस तरह सभी में कहीं ना कहीं पैटर्न का उपयोग होता है। तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों की गति के पैटर्न की समझ से ही मानव ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित किया। इसी के अनुसार हम उपग्रहों का प्रक्षेपण करते हैं। इसके फलस्वरूप ही चंद्रमा और मंगल पर हम स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने और रॉकेट भेजने में सफल हो पाए हैं। इसी प्रकार जीनोमों के पैटर्न की समझ ने हमें रोगों का पता लगाने और उनके उपचार करने में सहायता की है। कोई भी देश जब किसी कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करता है तो पहले वह यह पता करता है पैटर्न के अनुसार कि हमें किस कक्षा में उसे स्थापित करना है और कहाँ स्थापित करना है। इसी प्रकार जीनोमों में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पैतृक चली आती हैं। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर कभी कभी कुछ बीमारियों में पूछता है कि आपके माता पिता या दादा दादी को तो नहीं थी। यदि रहती है तो वो उस हिसाब से आपका इलाज करेगा, और नहीं है तो फिर वो अपने दूसरे तरीके से इलाज करता है। आइए पता लगाएं। इस नई पुस्तक में प्रश्नावली नहीं दी गई है, इसे हम प्रश्नावली 1.1 लिख लें। पहला प्रश्न, क्या आप अन्य उदाहरणों में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? तो हम देखें, दैनिक जीवन में गणित का उपयोग, पहला खाना पकाना। जब हम कोई व्यंजन पकाने के लिए सामग्री को मापते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं कि मात्रा सही है। जैसे हमने 1 गिलास चावल लिया और उसे पकाने के लिए हमने पानी उपयोग किया 1 गिलास पानी का, तो यदि हम 2 गिलास चावल लेंगे तो 2 गिलास पानी का उपयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार उसमें जो भी खाना पकाने वाली वस्तु में सामग्री, चाहे वो हल्दी, चाहे नमक, मिर्ची, तो इसी अनुपात में पैटर्न के अनुसार मिलाते हैं। दूसरा, खरीदारी। वस्तुओं की कुल लागत की गणना करना और छूट का पता लगाना बुनियादी गणित से जुड़ा काम है। तो हम देखें कि उस जो वस्तु है उसकी लागत क्या है, फिर उस पर छूट कितनी की गई है और वो वस्तु हमें कितनी चाहिए, तो इसी अनुपात में हमें छूट मिलेगी। तो इसमें भी पैटर्न का उपयोग होता है। यात्रा, हम दूरी, यात्रा का समय और ईंधन का उपयोग निर्धारित करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं। तो यदि हम यात्रा करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि कितनी दूरी है, कितना समय लगेगा और कितना उसमें ईंधन लगेगा। दूरी के अनुसार हम ईंधन का उपयोग करते हैं और उसी अनुसार समय का उपयोग होता है। तो यहाँ भी पैटर्न लगेगा। खेल का हिसाब रखना, औसत की गणना करना और खिलाड़ियों के आंकड़े निर्धारित करना, सभी में गणित का जो है वह पैटर्न उपयोग होता है।
तो यहाँ पर जैसे आपने औसत सुना होगा कि इतने औसत हो गया, चाहे आपका क्रिकेट हो तो क्रिकेट में आप कह सकते हैं कि औसत रन इतने बने। तो ये सब में काय का उपयोग हो रहा है, पैटर्न में उपयोग होता है। धन का प्रबंधन, धन का प्रबंधन करते समय सरल गणित का उपयोग किया जाता है, जैसे बचत, खर्च और ब्याज की गणना। तो यदि हम बैंक में ब्याज के लिए पैसे जमा करते हैं, मान लीजिए 1000 रुपये हमने जमा किए और हमें एक माह में 100 रुपये ब्याज मिला, तो हम 2000 जमा करेंगे तो हमें 200 रुपये ब्याज मिलेगा। तो इसी प्रकार हम मासिक यानी माह में और वर्ष में जो है पैटर्न के अनुसार गणना कर सकते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की। आप उन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों, घरों या अन्य जटिल भवन को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ी, कारों, वायुयान, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना सम्मिलित है। भवन संरचनाएं, इंजीनियर इमारतों, पुलों और अन्य संरचनाओं को डिजाइन करने और निर्माण करने के लिए गणित का उपयोग करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित और स्थिर हैं। तो जो भवन होता है, इमारतें होती हैं, इनकी ऊपरी डिज़ाइन पैटर्न के अनुसार बनाई जाती हैं और आप देखते हैं कि वर्तमान में नए नए भवन, नई नई डिज़ाइनें बनाई जा रही हैं और बड़े सुंदर भवन दिखाई देते हैं। साथ ही यह भी बात ध्यान में रखी जाती है कि वह भवन या इमारत जो बनाई जा रही है कितनी मंजिला बनाई जा रही है, 1, 2, 3, 4 कितने, उसके अनुसार उसका जो बेस है और पिलर हैं वो बनाए जाते हैं उसी पैटर्न के अनुसार। दूसरा, प्रौद्योगिकी का विकास, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टीवी जैसे प्रौद्योगिकी के निर्माण और सुधार में गणित महत्वपूर्ण है। तो आज आप देख रहे हैं कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टीवी, आजकल एलईडी टीवी आने लगे। तो ये प्रौद्योगिकी के निर्माण में भी जो है पैटर्न का यूज़ किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जो मोबाइल फ़ोन है उसमें एंड्रॉयड यूज़ हो रहा है। तो ये सभी पैटर्न पर ही आधारित हैं। अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान। गणित वैज्ञानिकों को प्रयोग करने, डेटा का विश्लेषण करने और भविष्यवाणियाँ करने में मदद करता है। तो आप देखते हैं मोबाइल में डेटा होता है, जैसे 1 GB, 2 GB, और इसके साथ ही जो भविष्यवाणियाँ भी होती हैं वो भी गणित के वैज्ञानिक पैटर्न के आधार पर होती हैं। अगला है अर्थव्यवस्था चलाना। अर्थशास्त्री आर्थिक प्रणालियों को मॉडल करने, रुझानों का पूर्वानुमान लगाने और वित्तीय का प्रबंधन करने के लिए गणित के पैटर्न का उपयोग करते हैं। आपने शेयर बाज़ार देखा होगा, वो शेयर बाज़ार में भी इसी तरह होता है कि पैटर्न के अनुसार वो आगे की भी भविष्यवाणी के अनुसार बताते कि कौन सी कंपनी का शेयर जो है उछाल लेगा और या फिर गिरेगा, अर्थात उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी। अगला, पांचवा, अंतरिक्ष अन्वेषण। गणित हमें उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों को कक्षा में उसके आगे भेजने के लिए आवश्यक प्रक्षेपण गणना करने में सक्षम बनाता है। तो हम किसी भी कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने, किस कक्षा में भेजना है, कहाँ स्थापित करना है, इस सब की गणना में भी हमें गणित उपयोग में आता है और पैटर्न के अनुसार हम उस पर कार्य करते हैं। संख्याओं में पैटर्न। गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न हैं, विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है संख्या सिद्धांत कहलाती है। तो यहाँ पर यह खाली स्थान में आ सकता है कि संख्या सिद्धांत क्या है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है, सारणी, और इसमें संख्याओं के अनुक्रम के उदाहरण दिए गए हैं। तो हम प्रश्नावली के रूप में इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे कि कैसे ये अनुक्रम दिए गए हैं, नियम इसके समझेंगे। पहले हम सारणी को पढ़ लें। तो पहला है 1 1 1 1 1 1 डैश डैश, सभी में 1, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, गणन संख्याएं जिन्हें हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं।
1 3 5 7 9 11 13 इन्हें हम डैश डैश विषम संख्याएं कहते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 डैश डैश सम संख्याएं। 1 3 6 10 15 21 28 त्रिभुजाकार संख्याएं। 1 4 9 16 25 36 49 वर्ग संख्याएं। 1 8 27 64 125 216 घन संख्याएं। 1 2 3 5 8 13 21 विरहांक संख्याएं। 1 2 4 8 16 32 64 2 की घातें। 1 3 9 27 81 243 729 3 की घातें। अब हम इसी पर आधारित पेज नंबर 3 पर आइए पता लगाएं। इस बार जो नई पुस्तक दी गई इसमें प्रश्नावली नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पर आइए पता लगाएं, क्योंकि आपने इसके पहले वाली वीडियो में पेज नंबर 2 पर जो आइए पता लगाएं दिया था उसे प्रश्नावली 1.1 कहा, तो इसे हम प्रश्नावली 1.2 लिख दें। पहला प्रश्न है कि क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। पहला अनुक्रम है 1 1 1 1 डैश डैश सभी 1। पैटर्न का नियम होगा, पैटर्न की अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 0 जोड़ते हैं, यानी पिछली संख्या में हम 0 जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो फिर 1, और इस तरह हमें अगली संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं। दूसरा है अनुक्रम 1 2 3 4 5 6। इन्हें हम गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इनका उपयोग गिनने में होता है, गणना में होता है। अब पैटर्न का नियम होगा कि पैटर्न की अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 1 जोड़ते हैं, यानी जो पिछली संख्या उसमें 1 जोड़ेंगे। जैसे हम देखें 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, इसी तरह 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। अगला अनुक्रम है 1 3 5 7 9 डैश डैश, जिन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। पैटर्न का नियम होगा, पैटर्न की अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ते हैं पिछली संख्या में। तो यहाँ पर हम देखें 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। अगला अनुक्रम है 2 4 6 8 10, जिन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। पैटर्न का नियम वही विषम संख्याओं वाला रहेगा कि अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली संख्या में 2 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखें 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। इस तरह ये अनुक्रम की अगली संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला अनुक्रम है 1 3 6 10 15 21, जिन्हें हम त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। इन्हें त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन क्या होता है। तो जब हम इनका दृश्यांकन करेंगे तो त्रिभुज की आकृति उभर के आती है। दृश्यांकन करने पर इस तरह से त्रिभुज की आकृति उभर कर आती है, इसलिए इन संख्याओं को त्रिभुजाकार संख्याएं। इसी तरह आप अगले जो अनुक्रम को देखेंगे वर्ग संख्याएं और घन संख्याएं, तो उनका कुछ इस तरह से दृश्यांकन होगा। अब हम देखें त्रिभुजाकार संख्याओं के पैटर्न का नियम। पैटर्न की अगली संख्या प्राप्त करने के लिए पिछली 2 क्रमागत संख्याओं के अंतर से 1 अधिक जोड़ते हैं। तो पहली संख्या है 1, 1 के पूर्व में कोई संख्या नहीं है तो 0 पढ़ लें, तो 1 और 0 का अंतर हुआ 1। अब अंतर 1 है, 1 से अधिक हो गया 2, तो 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 3। तो हमने यहाँ नीचे भी और ऊपर भी बताया कि 1 में 2 जोड़ा तो 3। अब 3 और 1 का अंतर होगा 2, अब अंतर से 1 अधिक तो हो जाएगा 3, तो हम 3 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 6। तो ये 3 में 3 जोड़ा तो 6। अब 6 और 3 का अंतर होगा 3, अंतर से 1 अधिक तो हो जाएगा 4। तो अब हम यहाँ पर 3 में जो है कितने जोड़ दें, 6 में कितने जोड़ देंगे 4, तो 6 और 4 10, तो आ जाएगा 10। 6 धन 4 बराबर 10। अब 10 और 6 का अंतर कितना हुआ 4,
एक अधिक कर दें तो 5, तो हम 10 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 15। तो 10 में 5 जोड़ा तो 15। अब 15 और 10 का अंतर कितना हुआ? 5। तो 15 में हम 6 जोड़ेंगे, एक अधिक अंतर, तो कितना आ जाएगा? 21। अब 21 और 15 में कितने का अंतर है? 6 का। तो वास्तव में हम 21 में 7 जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमें मिल जाएगी 28। इस तरह हम त्रिभुजाकार संख्याएं, अगली संख्याएं जो है अनुक्रम उसकी प्राप्त कर सकते हैं। अगला अनुक्रम है 1, 4, 9, 16, 25, 36, जिन्हें हम वर्ग संख्याएं कहते हैं। पैटर्न का नियम होगा n वर्ग। अब यहाँ पर n क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश। तो हम पहले n का मान अगर 1 रखें तो 1 का वर्ग यानी 1 गुणित 1 तो आ जाएगा 1। अब n का मान हम 2 रखें तो 2 पर 2 की घात या 2 का वर्ग तो होगा 2 गुणे 2 यानी 4। फिर 3 का वर्ग यानी 3 गुणे 3 तो होगा 9। फिर n का मान 4 रखें तो 4 का वर्ग 4 गुणे 4 यानी 16। इसी प्रकार 5 रखें तो 5 का वर्ग यानी 5 गुणे 5 यानी 25। इसी तरह 6 रखेंगे, 6 का वर्ग यानी 6 गुणे 6 यानी 36। अगला क्या होगा? तो 7, तो 7 का वर्ग होगा 7 गुणे 7 यानी 49। तो इस अनुक्रम की हम अगली संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। अगला अनुक्रम है 1, 8, 27, 64 डैश डैश डैश, घन संख्याएं कहलाती हैं ये। इसका नियम वर्ग संख्याओं के अनुसार ही रहेगा। तो हम पैटर्न का नियम देखें। पैटर्न की संख्या बराबर n पर 3 की घात या n का घन, जहां n 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश है। अब n का मान 1 लेंगे तो 1 पर होगी 3 की घात। तो हम 1 पर 3 की घात को लिखेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार। अभी आपने वर्ग और घन नहीं पढ़े तो हम 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार लिखें, गुणा करें तो 1 आएगा। इसी तरह n का मान 2 लिखेंगे तो 2 पर 3 की घात यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अगली संख्या होगी 8। अब 3 लें तो 3 का घन का मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरका 9, 9 तीन 27। अगला हम n का मान 4 रखेंगे, 4 का घन यानी 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 में 4 का गुणा करें तो 64। तो इस प्रकार इस अनुक्रम की हम अगली संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। अगला अनुक्रम है 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 डैश डैश, जिन्हें हम विरहांक संख्याएं कहते हैं। गणितज्ञ पिगलक और विरहांक ने इस अनुक्रम को प्रतिपादित किया, इसलिए इन्हीं के नाम पर इनका संख्याओं को हम विरहांक संख्याएं कहते हैं। पैटर्न का नियम है, पैटर्न की अगली संख्या पिछली दो संख्याओं का योग होती है। पहले हम देखें 1 के पूर्व में कोई संख्या नहीं है तो हम 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। अब पूर्व की दो संख्याएं होंगी 1 और 2, 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो मिलेगी 3। अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? 5। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगी 8। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? 13। इस तरह हम बड़े आसानी से इस अनुक्रम की अगली संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। अगला अनुक्रम है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 2 की घात। पैटर्न का नियम होगा पैटर्न की अगली संख्या या पैटर्न की संख्या बराबर 2 पर n की घात, जहां n का मान 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश आदि। सबसे पहले हम n का मान 0 रखें तो 2 पर 0 की घात का मान 1 होता है। किसी भी संख्या या पद पर 0 की घात हो तो उसका मान 1 होता है। अब हम n का मान 1 रखें तो 2 पर 1 की घात बराबर 2। अब n का मान हम 2 रखें तो 2 पर 2 की घात यानी 2 गुणे 2 बराबर 4। अब n का मान 3 रखें तो 2 पर 3 की घात यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 तो आ जाएगा 8। फिर इसी प्रकार n का मान हम 4 रखेंगे तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जिसका मान होगा 16। तो इस तरह हम इस अनुक्रम की
अगली संख्या बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला अंतिम अनुक्रम है 1, 3, 9, 27, 81, 243, 3 की घातें। तो ये 2 की घातों के जैसा ही नियम रहेगा पैटर्न का। पैटर्न का नियम होगा अगली संख्या या पैटर्न की संख्या 3 पर n की घात, जहां n का मान 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। 0 रखेंगे तो 3 पर 0 की घात का मान 1, n का मान 1 रखेंगे तो 3 पर 1 की घात का मान 3, 3 पर 2 की घात लिखेंगे तो 3 गुणे 3 यानी 9, n का मान 3 रखेंगे तो 3 पर 3 की घात यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27। इसी तरह n का मान हम 4 रखेंगे यदि, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा करने पर हमें मिलेगा 81। इस तरह हम इस पैटर्न की अगली संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। हमने यहाँ नोट में बताया है कि यदि किसी भी जो भी संख्या है उस पर यदि जो घात होगी तो उतनी बार लिखा जाएगा। यदि 2 पर n की घात है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार लिखा जाएगा? n बार। मान लो 4 की घात है तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब में सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल गणित SKD में आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो हमारा चैनल इस तरह खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो अब आपके सामने प्ले लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए और इस तरह आपकी 8वीं गणित के वीडियो आ जाएंगे। अब हमें अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1 का वीडियो देखना है तो इसमें हम टच कर देंगे और यह वीडियो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यदि कोई प्रश्न दूसरा, सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याएं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। तो नियम तो हम लिख चुके पहले प्रश्न में, अब उनके आगे के अनुक्रम की 3 संख्याएं हम नियम अनुसार हल करें। पहला अनुक्रम है 1 1 1 1 और इसका नियम आपने देखा था कि हम पिछली संख्या में 0 जोड़ देते, यानी 0 जोड़ने पे हमें अगली संख्या मिल जाएगी। तो इस 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, फिर इस 1 में 0 जोड़ेंगे तो फिर 1 और इस 1 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 1 और इसी तरह डैश डैश। तो ये 3 संख्याएं पहले अनुक्रम की 1 1 1 होंगी। अगला था 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें आपने अनुक्रम का नियम पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, पिछली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो हम 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10। तो ये 3 संख्याएं हमें बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। अगला अनुक्रम है 1 3 5 7 9 11 13। तो इसमें आपने पढ़ा कि हम पिछली संख्या में 2 जोड़ देते हैं। तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19। इस प्रकार इसकी ये तीनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अगला है 2 4 6 8 10 12 14। इसमें भी नियम वही था कि पिछली संख्या में हम 2 जोड़ें। तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। अगला है 1 3 6 10 15 21 28। तो इसका नियम आपने पढ़ा था कि पिछली 2 संख्याओं का जो अंतर होगा उससे एक अधिक लेंगे और उस संख्या में जोड़ देंगे। तो हम देखें 28 और 21 का अंतर 7, 7 से एक अधिक होगा 8। तो 28 में हम 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36। अब 36 और 8 का अंतर तो वास्तव में हो जाएगा आपका कितना? 8। 8 में एक अधिक ले लेंगे तो 9 और 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45। अब 45 और 36 का अंतर होगा 9, 9 में एक अधिक कर देंगे तो 10 और 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55। छठवां जो अनुक्रम है 1 4 9 16 25 36 49। तो इसके लिए आपने देखा था n का वर्ग नियम। n का मान हमने 1 से शुरू किया, 1 2 3 4। 1 रखा तो 1 का वर्ग 1, 2 रखा तो 2 का वर्ग 4, 3 का
9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। अब हम 8 रखेंगे तो 8 का वर्ग होगा 64। फिर 9 रखेंगे तो 9 का वर्ग 81 और 10 रखेंगे तो 10 का वर्ग 100। अब देखें हम सातवां पैटर्न 1, 8, 27, 64, 125, 216। घन संख्याओं का आपने पैटर्न का नियम देखा। n पर 3 की घात, जहां n का मान 1, 2, 3, 4 डैश डैश था, 1 लिखा था तो 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216। अब 7 लिखेंगे और 7 पर 3 की घात, तो 7 का घन यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 तो 343। n का मान 8 रखेंगे, 8 का घन होगा 512, 9 का घन 729। तो इस प्रकार 3 संख्याएं आपको मिलेंगी, 343, 512, 729। आठवां पैटर्न 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89। इन्हें हम विरहांक संख्याएं कहते हैं। और विरहांक संख्याओं का नियम आपने पढ़ा है कि पिछली 2 संख्याओं का योग अगली संख्या होता है। तो 13 और 21 को जोड़ेंगे तो 34, 21 और 34 को जोड़ेंगे तो 55, 34 और 55 को जोड़ेंगे तो 89। तो अब इसकी 3 अनुक्रम की संख्याएं हमें मिली, 34, 55, 89। अगला अनुक्रम है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, जिसे हम 2 की घात कहते हैं। और पैटर्न का नियम आपने देखा कि 2 पर n की घात, जहां n का मान 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, तो पहले हम 2 पर 0 की घात लिखते तो 1 आता है। अब यहाँ से देखें हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो गया था। अब 2 पर हम 7 की घात लिखेंगे तो इसका मान 128 आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 7 बार लिख के गुणा कर लीजिए तो 128 आएगा। फिर 2 पर 8 की घात रखेंगे, फिर गुणा करेंगे, 2 को 8 बार लिखेंगे गुणित के रूप में तो आएगा 256। फिर 2 पर 9 की घात का मान आएगा 512। तो इस प्रकार 3 संख्याएं होंगी, 128, 256, 512। 10वां है 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, जिन्हें हम 3 की घातें कहते हैं। नियम आपने पढ़ा 3 पर n की घात, n का मान 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, तो 0 से गिने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब 7 रखेंगे, 3 पर 7 की घात यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 बार लिख के गुणा करिए तो आएगा 2187। 3 पर 8 की घात, 3 गुणे 3, 8 बार लिखिए, गुणा करिए तो आएगा 6561। और 3 पर 9 की घात यानी 3 गुणे 3, 9 बार लिखिए, गुणा करिए तो आएगा 19683। यानी 3 संख्याएं हुई 2187, 6561 और 19683। आइए पता लगाएं पेज 5। इसे हम प्रश्नावली 1.3 लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रम को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो जो हमें सारणी 2 दी गई है उसमें सभी एक के लिए यहाँ तक 5 तक की आकृति बनी हुई है। तो छठवीं आकृति में हम ज्यों का त्यों फिर से एक बिंदु बना देंगे। गणन संख्याएं, गणन संख्याओं में हमें यहाँ 5 तक दिया हुआ है तो 6 के लिए हम 6 बिंदु बना देंगे। विषम संख्याओं के लिए 1, 3, 5, 7, 9 तक बने हुए हैं चित्र। 11 के लिए हम यहाँ पर 6 नीचे बिंदु और दूसरी लाइन में 5 बना देंगे। सम संख्याओं के लिए 10 तक बने हुए हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 तक। 12 के लिए 6 बिंदु नीचे और दूसरी लाइन में भी 6 बिंदु बना देंगे तो ये अगली आकृति उसकी बनेगी। इसी तरह हम त्रिभुजाकार संख्याएं देखें तो 1, 3, 6, 10, 15 तक चित्र बना हुआ था। तो 15 के बाद अगली त्रिभुजाकार संख्या होगी 21।
21 के लिए कुछ इस तरह से चित्र बनेगा। 15 में नीचे 5 बिंदु थे और 21 में नीचे पहली लाइन में 6 बिंदु होंगे। वर्ग संख्याओं में बना हुआ है 1, 4, 9, 36, 25 के लिए। अब हम अगले के लिए 36 के लिए बनाएंगे, तो इसमें हम पहली लाइन में 6 बिंदु और ऐसी ही हम 6 लाइनें बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइनों में हम 6 बिंदु बनाएंगे, तो ये अगली आकृति बन जाएगी। अगली आकृति घन संख्याओं के लिए 1, 8, 27, 64 और 125 के लिए बनी हुई है। इसकी अगली आकृति होगी 216 और उसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये सभी अगली आकृतियों का निरूपण अपन ने देखा। दूसरा प्रश्न 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती हैं? 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती हैं? 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती हैं? तो पहले प्रश्न में आपने संख्याओं का निरूपण देखा। तो 1, 3, 6, 10, 15 को जब हम बिंदु के रूप में निरूपित करते हैं तो हमें समबाहु त्रिभुज के रूप में हम व्यवस्थित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। 1, 4, 9, 16, 25 को जब हम बिंदुओं के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक वर्ग का आकार प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें हम वर्ग संख्याएं कहते हैं। इसी तरह 1, 8, 27, 64, 125 को घन कहा जाता है, क्योंकि ये संख्याएं बिंदुओं के रूप में जो व्यवस्थित करते हैं तो रूप में पूर्ण घन बना सकती हैं, तो इसलिए इन्हें हम घन संख्याएं कहते हैं। प्रश्न तीसरा, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है और वर्गाकार संख्या दोनों हैं, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाएं। इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। तो पहले हम देखें 36। तो 36 को हम बिंदुओं के रूप में कुछ इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं, तो त्रिभुज के रूप में आ जाएंगी यानी त्रिभुजाकार, और अगर इस तरह व्यवस्थित करेंगे तो ये वर्ग के रूप में आएंगी यानी वर्गाकार के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो 36 संख्या को हम त्रिभुजाकार और वर्ग के रूप में दोनों के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। कुछ इसी तरह हम 10 को सम संख्या और त्रिभुजाकार संख्याओं के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी तरह 25 विषम संख्या को हम कुछ इस तरह से विषम संख्या के रूप में और वर्ग संख्या के रूप में हम व्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब में सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल गणित SKD में आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो हमारा चैनल इस तरह खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो अब आपके सामने प्ले लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए और इस तरह आपके 8वीं गणित के वीडियो आ जाएंगे। अब हमें अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1 का वीडियो देखना है तो इसमें हम टच कर देंगे और यह वीडियो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यदि कोई प्रश्न चौथा, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रमों को क्या कहेंगे? 1, 7, 19, 37 ये बिंदु बने हुए हैं। इनको अगर आप ध्यान से देखें तो ये षड्भुज की आकृति का निर्माण करते हैं। देख लें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये षड्भुज बन जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ दूसरे चित्र में देखें 1, 3, 3 बिंदु लेके 2, 3, 4, 5, 6 तो ये जो आप अनुक्रम देख रहे हैं ये षड्भुजाकार संख्याएं हैं। इन्हें हम अपनी नोटबुक में बनाएं और अनुक्रम की अगली संख्या बताएं, यानी 37 के बाद क्या होगी? तो अगली संख्या होगी 61।
तो अगली संख्या का जो अनुक्रम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, आप बना लीजिए। प्रश्न 5वां, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं? 3 की घात का भी आपको बताना। तो 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कुछ इस तरह से होगा, 1 2 4 8 16। तो 1 को हम इस तरह, 2 को ऐसा, 4 को इस तरह से, 8 को इस तरह और 16 को हम इस तरह निरूपित कर सकते हैं। ये हो गए 8 और ये हो गए 8, तो हो गए 16। अब 3 की घात को देखें हम, तो 1 3 9, तो 1 को हम इस तरह, 3 को कुछ इस तरह और 9 को हम इस तरह बना सकते हैं। साथ ही हम 27 को कुछ इस तरह निरूपित कर सकते हैं, 81 को इस तरह और 243 को कुछ इस तरह निरूपित कर सकते हैं। आइए पता लगाएं पेज 8 एवं 9। प्रश्न पहला, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1, 1 धन 2 धन 1, 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 1 से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती हैं? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखें 1, तो 1 आ जाएगा। फिर लिखा है 1 धन 2 धन 1, तो हो जाएगा 4। फिर 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 1, तो 9 हो जाएगा। 1 और 2 3, 3 6, 2 8 और 1 9। अब इसी तरह अगर अगला लिखते तो क्या लिखते, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1 और जोड़ेंगे तो मिलेगा 16। इसी तरह आगे लिखें तो 25 और 36 और ये सभी वर्ग संख्याएं हैं। अब इन्हें हम चित्रांकन या चित्र के द्वारा देखें। तो सबसे पहले 1 ले लें, तो ये 1 ले लिया हमने। अब दूसरा क्या था, 1 धन 2 धन 1, तो 1 के लिए हमने वर्ग बना लिया। अब दूसरा था 1 धन 2 धन 1, तो ये बिंदु मिलेंगे इस स्थिति में और ये भी काय को शो कर रहे हैं, वर्ग को। अगर इनको मिला दें तो फिर क्या था हमारे पास, 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 1, तो ये बिंदु मिलेंगे अपन को और इनको मिला दें हम तो भी क्या बन जाएगा, एक वर्ग 9 बिंदुओं से। अगला क्या होगा, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1, इनको मिलाएं तो देखिए इस तरह से अगर हम मिला दें इन बिंदुओं को तो भी क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। इसी तरह हम आगे मिला सकते हैं और इस प्रकार इस चित्र से हम बता सकते हैं कि ये सभी संख्याएं जो हैं चित्रीय निरूपण करने पर हमें वर्ग की आकृति प्राप्त होती है, इसलिए सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा, इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? 1 धन 2 धन 3 धन डैश डैश धन 99 धन 100 धन 99 धन डैश डैश धन 3 धन 2 धन 1 का मान क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर हम 100 तक गिनती नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो बहुत बड़े रूप में प्रश्न हो जाएगा, तो डैश डैश कर दिया गया। तो यहाँ पर 1 धन 2 बढ़ते क्रम में लिखा गया और 100 के बाद फिर घटते क्रम में लिखा गया। अब इनका जो योग है कितना होगा, तो इसके लिए हम एक उदाहरण देखें। 1 धन 2 धन 3 धन 2 धन 1, तो हमने कितनी तक संख्याएं ली, 1 धन 2 धन 3 और फिर घटते क्रम में ले ली 2 धन 1, तो यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होगा जहाँ तक हमने संख्या ली और फिर उसका घटता क्रम। तो 3 तक मान लो 4 लिया होता, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1, तो होता 4 का वर्ग। तो यहाँ पर 3 का वर्ग हुआ 9, यानी 3 गुणे 3 9, और जोड़ने पर भी हमें 9 मिला। तो इसी तरह अगर हम 100 लेंगे तो हमें मिलेगा इनको जोड़ने पर 100 का वर्ग, और 100 का वर्ग कहलाया 100 गुणे 100, और 100 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो इसका उत्तर होगा 10,000। प्रश्न तीसरा, जब आप सभी 1 वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर
जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो इसी में दूसरा प्रश्न बना हुआ है कि जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। पहले देखें, सभी एक वाला अनुक्रम सारणी 1 में दिया है, 1 1 1 1 डैश डैश। अब इनको हम लिखा है ऊपर की ओर जोड़ें, तो 1, फिर होगा 1 धन 1, फिर होगा 1 धन 1 धन 1, और इसी तरह अगला होगा 1 धन 1 धन 1 धन 1। अब हम इसको देखें तो ये होगा 1, फिर 1 धन 1 हो जाएगा 2, 1 धन 1 धन 1 हो जाएगा 3, इसी प्रकार अगला आता 4 5 6 इत्यादि। और सारणी 1 में इनको हम बोलते हैं गणन संख्याएं, तो जो अनुक्रम प्राप्त होगा वो हमें गणन संख्याओं का प्राप्त होगा। अब इसी के आगे प्रश्न में लिखा हुआ है कि जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ते हैं, फिर क्या करना है आपको, नीचे जोड़ते हैं, यानी ऊपर और नीचे जोड़ते हैं, तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो ऊपर वाला तो हमें मिल गया 1 2 3, अब इसमें हमें नीचे वाला अनुक्रम जोड़ना है। तो सबसे पहले 1 आएगा, अब 2 से लेंगे नीचे, मतलब घटते क्रम में, तो 2 के बाद आएगा 2 धन 1, फिर आएगा 3 धन 2 धन 1, फिर आता 4 धन 3 धन 2 धन 1। अब देखें क्या अनुक्रम बनता है, तो 1 ज्यों का त्यों, 2 धन 1 हो जाएगा 3, 3 धन 2 धन 1 हो जाएगा 6, 4 धन 3 धन 2 धन 1 हो जाएगा 10, और इस प्रकार हमें संख्याएं प्राप्त होंगी 1 3 6 10 15 आदि। और ये संख्याएं कहलाती हैं त्रिभुजाकार संख्याएं, यानी अनुक्रम होगा त्रिभुजाकार संख्याएं। प्रश्न 4, जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो गणन संख्याएं देखें, गणन संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। अब हम ऊपर की ओर जोड़ें, मतलब 1, फिर 1 धन 2, फिर 1 धन 2 धन 3, फिर होगा 1 धन 2 धन 3 धन 4। इससे हमें क्या मिल रही हैं, 1 अनुक्रम, 1 धन 2 यानी 3, 1 धन 2 धन 3 यानी 6, 1 धन 2 धन 3 धन 4 यानी 10। और अभी आपने इसी तरह देखा पिछले प्रश्न में 1 3 6 10, ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं। अब इसको कहा गया है कि चित्रीय निरूपण के द्वारा बताएं। तो चित्रीय निरूपण है इसका, एक के लिए इस तरह से 3 6 और 10, और आप देख रहे हैं इसमें त्रिभुज उभर कर आता है। इस तरह हम अगर इन बिंदुओं को जोड़ें तो त्रिभुज बनता है। 6 के लिए इस तरह से जोड़ें, 10 के लिए इस तरह से पेंसिल से मिला दीजिए तो त्रिभुज बनता है, इसलिए इन्हें हम त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। प्रश्न 5वां, जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 धन 3, 3 धन 6, 6 धन 10, 10 धन 15 को लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्यों, क्या आप इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुजाकार संख्याओं को युग्मों के रूप में जोड़ें क्रमागत। तो 1 धन 3, तो 1 धन 3 होगा 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। फिर लेंगे 3 धन 6 यानी 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। 6 धन 10 तो होगा 16, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग। 10 धन 15 बराबर 25, जिसे हम 5 का वर्ग। तो आप देख रहे हैं ये वर्गाकार संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, 4 9 16 25 आदि। तो ये कौन सी संख्याओं का अनुक्रम हुआ, वर्ग संख्याओं का अनुक्रम। अब इसका चित्रीय निरूपण देखें तो कुछ इस तरह से होगा। 4 बिंदु लें हम कुछ इस तरह से, इसमें लिखा है 1, फिर लिखा है 1 धन 3, तो हो गए 4, तो 1 2 और 1 ये बिंदु हो गया 4। तो ये 4 बिंदुओं को हम जोड़ें तो एक वर्ग की आकृति बनेगी। फिर 9 बिंदु ले लें हम, 1
2 और फिर ये 3, फिर ये 2 और फिर ये 1। तो कितने हो गए ये आपके वर्गाकार। 9 बिंदुओं को भी हम इस तरह से वर्ग के रूप में बना सकते हैं। इसी तरह हम 16 बिंदुओं से एक वर्ग बना सकते हैं और इसी तरह हम 25 बिंदुओं से एक वर्ग की आकृति बना सकते हैं। तो इसलिए इन्हें वर्गाकार संख्याएं कहते हैं। प्रश्न 6वां, जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1, 1 धन 2, 1 धन 2 धन 4, 1 धन 2 धन 4 धन 8 लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक में संख्या में 1 जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले 2 की घातें का अनुक्रम सारणी 1 में आप देख सकते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि। अब हम प्रश्न अनुसार सबसे पहले 1 लें और हम 2 की घातों के अनुक्रमों को जोड़ते जाएं क्रमशः। तो पहला 1, फिर 1 में हमने जोड़ दिया 2 तो हो गया 3, फिर 1 धन 2 धन 4 तो हो गया 7, फिर 1 धन 2 धन 4 धन 8 तो हो गया 15। अब वो प्रश्न में कह रहे हैं कि अब ये जो हमें जोड़ प्राप्त हुआ है 1, 3, 7, 15, इसमें प्रत्येक में 1 1 जोड़ दीजिए। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16। और वास्तव में ये भी 2 की घातें ही हैं। 2 पर 1 की घात, 2 पर 2 की घात, 2 पर 3 की घात और 2 पर 4 की घात। तो ये घातों वाला अनुक्रम ही प्राप्त हो रहा है। तो ये घातें ही हैं। 1 को जोड़ने पर हमें प्रथम पद 2 हो जाता है तथा अन्य पदों में सभी संख्याओं का योग अंतिम संख्या के बराबर हो जाता है। प्रश्न 7वां, आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है। आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुजाकार संख्याएं देख लें हम। सारणी 1 में 1, 3, 6, 10, 15 आदि होती हैं। अब इसमें लिखा है कि आप 6 से इनमें गुणा करें और 1 जोड़ें। तो 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7। अगली है 3, 3 में 6 से गुणा करिए तो 18 और 1 जोड़ दीजिए तो हो गया 19। अगला 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, 1 जोड़ देंगे तो 37। तो हमें जो अनुक्रम मिला 7, 19 और 37, इसी के आगे अगर हम देखेंगे तो मिलेगा 61, 91 आदि। ये जो प्राप्त अनुक्रम है ये षड्भुजाकार संख्याओं का अनुक्रम होगा। यदि हम इन्हें दृश्यांकन करें, चित्र के द्वारा निरूपित करें तो कुछ इस तरह होगा। 1, 7 के लिए इस तरह अगर हम षड्भुज बनाएं, बिंदुओं को मिला दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये षड्भुज बन जाएगा। इसी तरह अगर 19 का देखें तो इनको मिलाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसा जब आप पेंसिल से मिलाओगे सरल रेखा के रूप में तो आपको षड्भुज की आकृति उभर कर आएगी। इसी तरह 37 के लिए आप बना सकते हैं। प्रश्न 8, जब आप षड्भुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1, 1 धन 7, 1 धन 7 धन 19, 1 धन 7 धन 19 धन 37 लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं, क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें संख्याओं को जोड़ें तो पहले हमने 1 ली, फिर 1 में 7 जोड़ा तो 8 हो गया, फिर 1 धन 7 धन 19 तो हो गया 27, फिर 1 धन 7 धन 19 धन 37 तो 64। और ये सभी संख्याएं घनाकार संख्याएं हैं। 1 का घन 1, 1 गुणे 1 गुणे 1, 8 होगा 2 का घन, 27 होगा 3 का घन और 64 होगा 4 का घन। तो यह अनुक्रम घनाकार संख्याओं के लिए होगा। अब इसे हम चित्र के द्वारा देखें तो अगर यहाँ पर इस चित्र को देखें और भुजाएं लें तो 1, 2, 3, 4, 5,
6, तो ये काय के रूप में आपको दिख रहा है, षडभुज के रूप में। अब यदि यहाँ से ऐसा भुजा को ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, तो ये किस आकार में दिख रहा है? घन आकार के रूप में, घन के रूप में। अब यहाँ पर हम देखें तो षडभुज तो आपको दिख ही रहा है, ये एक भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठवीं, जैसा इसमें आपने देखा था। अब यदि हम इसी को कुछ इस तरह से ऐसा और ऐसा भी भुजाओं को मिला दें, तो आप देखिए ये आपको इसी तरह से, जैसे ये आप देखिए ऊपर घन के आकार का ये बना, तो ये ऊपर बन जाएगा। इसी तरह ये जो भाग है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इसे हम ले सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये भी किस आकृति में दिख सकता है, घन के आकार में भी और षडभुज के आकार में भी, तो चित्र के द्वारा भी स्पष्ट होता है। प्रश्न 9वां, तालिका 1 में दिए गए अनुक्रम में अपने स्वयं के पैटर्न या संबंध खोजें। क्या आप बता सकते हैं कि चित्र के साथ या अन्यथा ऐसा क्यों होता है? तो आपने तालिका 1 में जो पैटर्न अनुक्रम देखे हैं उसका दृश्यांकन या चित्र के रूप में निरूपण सारणी नंबर 2 में अच्छे से आपने देखा है, समझा है। इसी को लेकर के आपको यह प्रश्न स्वयं करना है। इसके लिए आपको एक नमूना उत्तर के रूप में दिया गया है। त्रिकोणीय संख्याएं, वर्ग और घन जैसे अनुक्रम एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, यह पता लगा करके विभिन्न पैटर्न की खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए त्रिभुजाकार संख्याओं को एक साथ जोड़कर हम वर्ग संख्याएं बनती हैं, और आरेखों के साथ इसे दर्शाने से यह पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है। आकारों में पैटर्न, तो अभी आपने पैटर्न से नंबर पढ़ा, अब हम पैटर्न से आकार या शेप के बारे में अध्ययन करेंगे। गणित में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण और बुनियादी पैटर्न आकारों के पैटर्न हैं। ये आकार 1, 2 या 3 विमाओं में या यहाँ तक कि इससे अधिक विमाओं में हो सकते हैं। तो ये जितने भी आकार हैं, आकृतियाँ हैं, ये एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय या इससे अधिक विमाओं में हो सकते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में 1D, 2D और 3D के नाम से कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें आकारों में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है ज्यामिति कहलाती है। तो ये जो भी आकार हैं, आकृतियाँ हैं, इनका जो अध्ययन किया जाता है गणित में, आपने ज्यामिति में देखा होगा, चित्र बनाते हैं, तो गणित की इस शाखा को हम ज्यामिति कहते हैं। आकार अनुक्रम एक महत्वपूर्ण प्रकार के आकार पैटर्न हैं जिनका गणितज्ञ अध्ययन करते हैं, और इस प्रकार के आकारों में पैटर्न पर गणितज्ञ खोज करते रहते हैं और नई नई खोजें करके और वो आकारों में पैटर्न बताते हैं। सारणी 3 में कुछ मुख्य आकार के अनुक्रमों को दर्शाती है जिनका गणित में अध्ययन किया जाता है। सारणी 3 में आकार अनुक्रम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समबाहुभुज, संपूर्ण आलेख, ढेरित वर्ग, ढेरित त्रिभुज और कोच हिमखंड। अब इसी पर आधारित हम आइए पता लगाएं पेज 11 के प्रश्नों के हल देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? सारणी 3 में आकार अनुक्रम के अंतर्गत पहला दिया है समबाहुभुज। अब समबाहुभुज की हम परिभाषा समझ लें कि समबाहुभुज वह बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं, अर्थात एक से होते हैं। जैसे यहाँ त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर हैं, जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह यहाँ चतुर्भुज है, सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण बराबर हैं, इसे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पंचभुज, षडभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और 10 भुज के चित्र दिए हुए हैं। अगर हम 10 भुज के आगे का चित्र बनाएंगे तो इसे हम एकादश भुज या हेंडेकाउन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें पैटर्न, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रत्येक बार भुजाओं की संख्या 1 बढ़ रही है, जिससे एक अतिरिक्त बहुभुज वाला बहुभुज बनता जा रहा है।
तो यहाँ पर हम देखें त्रिभुज में 3 भुजाएं, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षटभुज में 6, सप्तभुज में 7, अष्ट में 8, नवभुज में 9, 10 भुज में 10 और एकादश भुज में 11 भुजाएं। तो क्या हो रहा है, इसमें भुजाओं की संख्या एक एक बढ़ रही है, यानी संख्या का जो अनुक्रम हमें मिल रहा है वो गणना वाला 1 2 3 4 गणन संख्याओं का मिल रहा है। दूसरा आकार अनुक्रम है संपूर्ण आलेख। तो यहाँ पर K2, K3, K4, K5, K6, K2 यानी 2 बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा मिली हमें। K3 3 बिंदुओं को मिलाने से हमें 3 जो है सरल रेखा मिली। K4 में हमें 4 बिंदु मिलाने से 1 2 3 4 5 6 कितनी भुजाएं मिली हमें, 6 भुजाएं मिली। इसी तरह K5 में मिलाएंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भुजाएं मिली, 10। तो K5 में मिली 10। इसी तरह हम K6 में मिलाएंगे तो मिलेंगी 15। तो हमें कितनी मिली, 1 3 6 10 और 15 भुजाएं मिली, यानी भुजाओं की संख्या जो है वह बढ़ रही है। इस पैटर्न में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक आकृति रेखा से जुड़े हुए बिंदुओं को दिखाती है। प्रत्येक बिंदु हर दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं सभी जुड़े हुए हैं, प्रत्येक बिंदु जुड़ा हुआ है। और अधिक बिंदुओं को जोड़ने पर रेखाओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे बिंदु बढ़ रहे हैं, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, जैसे जैसे बिंदुओं की संख्या बढ़ रही है भुजाओं की संख्या बढ़ रही है। अगला अनुक्रम है ढेरित वर्ग। तो इसमें हम देखें 1 वर्ग, फिर इसमें 4, इसमें 9, इसमें 16, इसमें 25। इसमें अगर हम देखें तो 1 का वर्ग 1, इसमें 4 मिले यानी 2 का वर्ग 4, 9 यानी 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और इसमें मिले 25 वर्ग यानी 5 का वर्ग 25। तो इस पैटर्न में हमें जो है वो वर्ग संख्याओं का पैटर्न प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, 1 4 9 16 25 पैटर्न होगा अनुक्रम में। प्रत्येक आकृति बिंदुओं की अधिक पंक्तियों और स्तंभों को जोड़कर बनती है। इसमें 1 पंक्ति 1 स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, खड़े वाले को स्तंभ बोलते हैं। इसमें 3 पंक्ति 1 2 3 और खड़े कितने 1 2 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। अधिक बिंदुओं के साथ वर्ग बड़ा होता जाता है। एक बिंदु से शुरू होकर फिर 2 गुणे 2 वर्ग में 4 बिंदु हो जाते हैं, फिर इसी तरह 3 गुणे 3 यानी 9 बिंदु होते हैं और इसी तरह यह अनुक्रम आगे बढ़ता जाता है। तो यह पैटर्न होगा। अगला अनुक्रम है ढेरित त्रिभुज। तो इसमें जैसे आपने पिछला अनुक्रम देखा था उसमें वर्ग बने थे, इसमें त्रिभुज, इसमें 1 त्रिभुज, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 16 और इसमें 25 त्रिभुज। तो ये भी वास्तव में क्या हो गया, वर्ग संख्या का अनुक्रम हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसमें अगर हम गिने तो 1 त्रिभुज 2 3 4, इसी तरह हम इसमें गिन सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार हम त्रिभुजों की संख्या गिन सकते हैं। अब देखें पैटर्न क्या हमें प्राप्त हुआ। तो अनुक्रम में प्रत्येक आकृति त्रिभुज बनाने के लिए बिंदुओं की एक नई पंक्ति जोड़ी जाती है। देखो इसमें ये एक पंक्ति हुई और इसके बाद एक और ये बना दी गई। इसी तरह इसमें 3 पंक्ति 1 2 3, इसमें 2 पंक्ति हो गई 1 2, इसमें 4 पंक्ति हो जाएंगी 1 2 3 4। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, एक नई पंक्ति जोड़ी जा रही है और अनुक्रम में नीचे जाने पर बिंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऊपर से नीचे जाने पर हमें बिंदुओं की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। एक बिंदु से शुरू होकर फिर 3 बिंदु और फिर 6 बिंदु इसी तरह हमें प्राप्त हो रहे हैं।
अगला अनुक्रम है कोच हिमकर्ण। इसमें जो पहली आकृति बनी है इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। दूसरी आकृति में 12 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गई 12। इसी तरह अगली आकृति में 48। इस प्रकार भुजाओं की संख्या चौगुनी बढ़ती जा रही है। 3 में 4 का गुणा किया 12, 12 में 4 का गुणा किया 48 और 48 में 4 का गुणा करेंगे तो अगली आकृति में 192 और अगली आकृति में हम 192 में 4 का गुणा करेंगे तो हमें अगली आकृति की भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार पैटर्न हुआ, भुजाओं की संख्या 4 गुना होती जाती है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास करें। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम की पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उस अनुक्रम को आपने पहचाना। तो यहाँ पर अब जो पहला प्रश्न है उसमें हमने अनुक्रम की व्याख्या कर दी है कि किस पैटर्न के अनुसार हमें प्राप्त हुआ। अब उसका हम अगला चित्र देखेंगे। पैटर्न में सबसे पहले समबाहुभुज में बनेगा एकादश भुज का, दूसरे में कुछ इस तरह से चित्र बनेगा K7 के लिए। संपूर्ण आलेख में ढेरित वर्ग में आपका अगला चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें आपने देखा था 1 2 3 4 5 पंक्ति थी, इसमें 6 पंक्ति हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ ढेरित त्रिभुज में भी पंक्तियों की संख्या पहले जो कितनी थी 1 2 3 4 और 5, अब इसमें कितनी हो जाएंगी 6। इसी तरह कोच हिमकर्ण का चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। संख्या अनुक्रमों से संबंध। प्राय आकार अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों द्वारा संख्या अनुक्रमों से संबंधित होते हैं। ऐसे संबंध आकार अनुक्रम एवं संबंधित संख्या अनुक्रम दोनों के अध्ययन और समझने में सहायक हो सकते हैं। तो जो आपने आकारों में पैटर्न देखा उसके अनुसार जो है संबंध अनुक्रम का जो है वो संख्याओं के अनुक्रम से होता है। जैसे समबाहुभुज हैं के आकार के अनुक्रम में भुजाओं की संख्या जो है 3 से प्रारंभ करते हैं, 3 4 5 6, और यह एक गणन संख्या द्वारा दी जाती है। इसके कारण इसका आकार क्रमशः सम त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज इसके अनुसार इनके नाम होते हैं। अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज इत्यादि कहलाते हैं। शब्द सम यह इंगित करता है कि इन आकारों में भुजाओं की लंबाइयां समान हैं, साथ ही जो कोण हैं वह भी एक समान है। यानी 3 है तो 3 भुजा 3 कोण, 4 भुजा 4 कोण और सभी भुजाएं समान और सभी कोण समान होते हैं। अर्थात भुजाएं बराबर दिखाई देती हैं तथा कोणों की संख्या भी समान दिखाई देती है। कोणों के बारे में हम विस्तृत चर्चा अब अगले अध्याय में करेंगे। सारणी 3 के अन्य आकार अनुक्रमों का भी संख्या अनुक्रमों के साथ संबंध होता है। तो इसी पर आधारित हम जो है आइए पता लगाएं में पेज 11 और 12 के अभ्यास प्रश्न देखें। आइए पता लगाएं पेज 11 एवं 12 के प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न है, समबाहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? समबाहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोणों के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? समबाहुभुज के अनुक्रम में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और 10 भुज। इसी तरह आगे तो आप देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और 3 कोने हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और 3 कोण, इसके तीनों कोण समान होते हैं।
चतुर्भुज में 4 भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण बराबर होते हैं। और देखें हम तो 4 कोने 1 2 3 4, जिसे हम वर्ग भी कहते हैं। इसी तरह पंचभुज में 5 भुजाएं और 5 कोने, षटभुज में 6 भुजाएं 6 कोने, सप्तभुज में 7 भुजाएं 7 कोने, अष्टभुज में 8 भुजाएं और 8 कोने, यानी भुजा एक एक बढ़ रही है और कोने भी एक एक बढ़ रहे हैं। तो हम हल में देखेंगे कि भुजाएं और कोने के जो अनुक्रम हैं, नियमित बहुभुज अनुक्रम के प्रत्येक आकार में भुजाओं और कोनों की संख्या एक एक बढ़ रही है। त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोने, चतुर्भुज में 4 भुजाएं 4 कोने, पंचभुज में 5 भुजाएं 5 कोने, षटभुज में 6 भुजाएं 6 कोने, सप्तभुज में 7 भुजाएं 7 कोने। इसी तरह आगे तो संख्या अनुक्रम हमें प्राप्त होता है 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। नियमित बहुभुजों में भुजाओं और कोनों की संख्या समान होती है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रत्येक कोना एक भुजा के अनुरूप होता है। तो संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो आपने सारणी 3 में संपूर्ण आलेख का अनुक्रम देखा। K2 यानी 2 बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा, K3 यानी 3 बिंदुओं को मिलाने से 3 सरल रेखाएं, K4 1 2 3 4 बिंदुओं को मिलाने से 1 2 3 4 5 और ये हो गई 6, यानी 6 सरल रेखाएं। K5 5 बिंदुओं को मिलाने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल कितनी रेखाएं प्राप्त हुई? K5 में 10। तो इसी तरह हम देखें तो पूर्ण ग्राफ अनुक्रम में रेखाओं की संख्या एक पूर्ण ग्राफ में रेखाओं की संख्या Kn के अनुसार कितने शीर्ष जुड़े हैं इसके आधार पर बढ़ती है। K2 यानी 2 बिंदु से एक सरल रेखा, K3 यानी 3 बिंदु से 3 सरल रेखाएं और K4 यानी 4 बिंदुओं से 6 सरल रेखाएं और K5 यानी 5 बिंदुओं से 10। इसी तरह K6 में हमें 15। तो हमें जो संख्या रेखा अनुक्रम प्राप्त हुआ 1 3 6 10, ये वास्तव में कौन सा अनुक्रम कहलाया? तो आपने सारणी 1 में देखा है, तो यह कहलाएगा त्रिभुजाकार अनुक्रम। प्रश्न तीसरा, ढेरित वर्गों के अनुक्रम में प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं? इससे कौन सा संख्या का अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो सारणी 3 में ढेरित वर्ग में पहले 1 वर्ग, फिर 4, फिर 9, फिर 16 और फिर 25 वर्ग दिए हैं। इसी तरह आगे का अनुक्रम प्राप्त होगा। तो हम देखें कि इसमें सबसे पहले वर्गों के अनुक्रम की संख्या जैसे जैसे वर्गों का ढेर यानी बढ़ता जा रहा है, ढेर मतलब पंक्ति बढ़ती जा रही है, एक पंक्ति 2 पंक्ति और इसी प्रकार कॉलम हो गए। तो पंक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है? छोटे वर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। किस प्रकार? पहली आकृति में 1 वर्ग, तो दूसरी में 4, तो तीसरी में 9, तो चौथी में 16। तो जो संख्या का अनुक्रम प्राप्त हुआ 1 4 9 16, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो ये क्या हो रहा है? हमें वर्ग संख्याओं के अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, जैसा कि सारणी 1 में आपने देखा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रत्येक आकृति एक पूर्ण वर्ग ग्रिड बनाती है, यानी यहाँ पर जो आकृति बनेगी ये स्वयं भी एक वर्ग के रूप में है। ये देखिए, ये एक वर्ग बन गया पूरा। इसी तरह ये भी एक पूरा वर्ग बनता है, इसी तरह ये भी एक पूरा वर्ग बनता है, यानी ये छोटे छोटे वर्ग मिल करके और फिर अंत में ये पूरा बड़ा वर्ग भी बनता है। तो इसलिए ऐसा होता है। प्रश्न 4, ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं?
इससे कौन सा संख्या का अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो जिस तरह आपने ढेरित वर्ग वाला प्रश्न देखा तीसरा, इसी तरह यह है। तो हम सारणी 3 में देखें ढेरित त्रिभुज वाला चित्र। तो पहले में एक त्रिभुज, दूसरे में 4, 1 2 3 4, तीसरे में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह इसमें 16 और इसमें 25। तो इस तरह जो संख्या का अनुक्रम प्राप्त होगा ढेरित त्रिभुजों का, वो होगा 1 4 9 16 25 आदि। जैसा आप देख रहे हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो यह भी हमें कौन सा अनुक्रम प्राप्त हो रहा है? वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। प्रश्न 5वां, कोच हिमकर्ण वाले अनुक्रम में एक आकृति से दूसरी आकृति तक पहुंचने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक सरल रेखा को गति का उभार कुछ इस तरह से, ये सरल रेखा है और ये क्या हो गया, इसको उभार से प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार करते हैं वैसे वैसे परिवर्तन बहुत छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे छोटे होते जाते हैं। कोच हिमकर्ण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं? संगत संख्या अनुक्रम क्या है? तो इसके लिए भी हम सारणी 3 देखें और कोच हिमकर्ण का चित्र देखें। तो पहले में हम देखें तो जो रेखाखंड हैं 3 हैं, इसमें 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसी प्रकार अगले में 48 और इसी प्रकार अगले में होंगे 192। तो ये क्रम कैसा होता है? पहली आकृति में 3, दूसरी में 12, तीसरी में 48 इत्यादि। तो हम देखें तो जो 12 है वो है 4 गुणे 3 के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी जो पहला जो हमें प्राप्त हुआ, इसमें हमने 3 में जो है किसका गुणा किया? 4 का। तो 4 में 3 का गुणा किया तो 12। इसी तरह इसमें फिर 4 का गुणा कर देंगे तो 12 चौके 48, यानी 4 का गुणा होता जाएगा। 3 में 4 का गुणा हुआ, फिर 12 में 4 का गुणा हुआ। और यहाँ पर हम देखें तो ये जो 4 है ये 4 की घात के रूप में हमें तिगुने के रूप में प्राप्त होगा। तो 4 पर 1 की घात तो 4 गुणा हो गया 3, 4 पे 2 की घात तो 16 और 16 में गुणा हुआ 3 का। तो यह जो अनुक्रम प्राप्त हुआ 3 12 48 डैश डैश, तो यह पिछली संख्या को 4 से गुणा करने पर रेखाखंडों की संख्या बढ़ रही है, जिससे 4 की घातों का 3 गुना अनुक्रम बनता है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।